हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3.1 को आव्यूह को हमने पढ़ा था, बाकी क्वेश्चनों को हमने सीखा भी था और इसमें 2 क्वेश्चन बच गए थे उस चैप्टर के। आइए इस वीडियो में इसको देखते हैं और इसको खत्म करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 समीकरण दिया हुआ है। आव्यूह के अंदर क्या लिखा है? a माइनस बी। फलन क्या है? a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2c प्लस डी। दूसरे आव्यूह में क्या लिखा है? -1, 5, 0, 13 लिखा है। तो हमने आपको कल बताया था कि जो पहला स्तंभ होता है, स्तंभ कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर में होता है। मैंने आपको बताया था। तो जो पहला आपको ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, जो पहला आपको ऊर्ध्वाधर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तो जो पहला ऊर्ध्वाधर क्या दिख रहा है? a माइनस बी और 2a माइनस बी दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? a माइनस बी और 2a माइनस बी। उसी तरह दूसरे आव्यूह में समानता यहाँ दिखाई दे रही है, बराबर का चिन्ह लगाया गया है। दूसरे आव्यूह का जो पहला स्तंभ है वो क्या है? -1 और 0। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, यदि 2 आव्यूह समान करके दिए रहे, बराबर करके दिए रहते हैं, तो वहां पे पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर होता है, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के बराबर होता है। जैसे हम बताते हैं आपको, पहले स्तंभ में क्या लिखा है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में क्या लिखा है? a माइनस बी। क्या लिखा है? a माइनस बी। दूसरे वाले आव्यूह के अंदर पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में क्या लिखा है? -1। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? -1। उसी तरह स्तंभ का जो पहले स्तंभ का जो दूसरे पंक्ति का है, इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है। उसी तरह दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के बराबर होता है, तो 2a प्लस सी बराबर 5, 3c प्लस डी बराबर 13। इस तरीके से आप लिख लेंगे। हमने आपको बताया कि 2 आव्यूह यदि बराबर करके दिए हों, तो पहले आव्यूह का पहला स्तंभ दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के बराबर होता है। पहले आव्यूह का दूसरा स्तंभ दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे तुलना करके दिखाया, a माइनस बी -1 के बराबर होता है, 2a माइनस बी 0 के बराबर होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया सबको अलग अलग। अब इसको हम कह लेंगे इक्वेशन, इसको कह लेंगे समीकरण, कह लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक है। सबको हमने क्या मान लिया? एक समीकरण का रूप ले लिया। और 9th में 10th में हमने समीकरण को हल करना सीखा था। आइए अब समीकरण को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि का प्रयोग कर लीजिए। आइए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको बताते हैं। समीकरण 1 को ले लीजिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है। समीकरण 1 से यदि देखते हैं तो समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी बराबर -1। तो प्रतिस्थापन विधि ये कहता है कि 2 चर राशि दिया हो, यदि 2 चर राशि दिया हो तो हमें एक चर राशि का मान निकालना पड़ता है दूसरे चर राशि के पदों में। यदि हमें a का मान निकालना है तो हम b को किधर भेज देंगे? दूसरे पक्ष में भेज देंगे। ठीक है। तो b को जैसे ही हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो b इधर माइनस के साथ है, उधर जाएगा तो किस चिन्ह के साथ हो जाएगा? प्लस के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? प्लस के साथ। मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ पे b माइनस के साथ था, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, और इधर गया तो किस चिन्ह के साथ हो गया? प्लस के साथ। तो अब a का मान क्या आ गया? a का मान क्या आ गया? -1 प्लस b। अब समीकरण 4 तक हो गया है, तो इसे समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देंगे किसमें अब a और b है। तो हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 के अंदर a और b है,
जिससे यदि हम a का वैल्यू इसमें रख दें तो हमें तुरंत b का मान मिल जाएगा। तो इससे आसान तरीका यही है इसे लगाने का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में कैसे रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0। तो हम जानते हैं कि a का मान हमें समीकरण 5 में मिला है, समीकरण 5 में किसका मान मिला है, a का। तो अब देखिए यहाँ पे एक अचर पद है और ये क्या है, चर पद है। तो अचर पद और चर पद जब साथ में होते हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे a का मान क्या है आपके पास, आप लोग देख सकते हैं सभी लोग, क्या है, -1 प्लस बी। तो यहाँ क्या रख देंगे, -1 प्लस बी, माइनस बी है तो माइनस बी बराबर 0 है तो 0। शेष पदों को हमने उतार दिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यदि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या हो, अंक, तो जो ब्रैकेट के बाहर अंक होता है उसका दोनों ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या रहे, यहाँ पे तो 2 पद हैं तो 2 में गुणा हो रहा है, यदि 3 पद होता है तो 3 में गुणा होता है, 4 पद होते तो 4 में गुणे होते हैं, समझा रहा है। तो यदि हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो उससे पहले हमें ये ध्यान देना रहता है चिन्ह क्या है। जैसे इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसमें हम गुणा करने जा रहे हैं, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 का जब एक बार पढ़ा पढ़ेंगे 2 एकम में 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, जिसमें गुणा करने जा रहे हैं उसके भी आगे प्लस का चिन्ह है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, हमने पहले से ही लगा लिया। और अचर पद का गुणा हम किसमें कर रहे हैं, चर पद में। तो हमेशा ध्यान दें, अचर पद का जब चर पद में गुणा करते हैं तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि अचर पद को बाद में लिखते हैं और चर पद को पहले लिख देते हैं, ऐसी गलतियां न करें। तो यहाँ b है तो इसमें हम b लिख लें, माइनस बी है तो माइनस बी बराबर 0 है तो 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इसका समान पद है जिसे हम सजाती कहते हैं। सजाती क्या कहता है कि समान, मतलब इसके पास भी एक घात है, इसके पास भी एक घात है, तो b इसका सजाती पद है। तो हमेशा सजाती पद के साथ ही कोई पद जुटता है और कोई पद घटता है, विजाती पद के साथ ना ही घटता है ना ही जुटता है। तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। अब सजाती तो है तो उसके ऊपर घटाने जोड़ने के लिए हमें चिन्ह का ध्यान देना पड़ता है। इसका चिन्ह जैसे आपको क्या दिख रहा है, प्लस, और इसका चिन्ह क्या दिख रहा है आपको, माइनस। तो प्लस में से यदि माइनस घटाएंगे हम तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, b है तो b। ठीक है, बड़ा प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो -2 है इसको हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तभी तो b का मान निकलेगा। तो ये माइनस में है तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गया। क्या निकल गया, b का मान 2। बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या करेंगे, जो b का मान है ले जाके हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, जिससे हमें a का भी मान क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो लिखेंगे कि b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण, चलिए यहाँ पे समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 5 क्या है, a बराबर -1 प्लस b, समीकरण 5 है। तो a ही रहेगा, बराबर है बराबर, -1 है -1 ही रहेगा, प्लस है प्लस ही रहेगा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 2। तो जहां b है वहां पे क्या रख देंगे, 2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन दोनों का चिन्ह हमेशा जोड़ने, घटाने या गुणा करते समय चिन्ह का जरूर आप ध्यान दें।
इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका चिन्ह क्या है प्लस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। आपको पता चल गया घटाना है, दो में से एक घटाएंगे क्या बचेगा एक बचेगा। बड़ा कौन है दो, दो का चिन्ह प्लस है इसीलिए प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको ए और बी का मान निकल गया। अब यहाँ से ए का मान ले जाकर कहाँ रख देंगे आप समीकरण नंबर 3 में। ए का मान कहाँ ले जाकर रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो लिखिए ए का मान ए का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है 2a + c = 5। हमने अभी इसके पहले ही आपको बताया था कि जब चर पद और अचर पद एक साथ हो तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इनके बीच में गुणा लगा दीजिए। a का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लगा दीजिए। प्लस है तो प्लस, c है तो c = 5 है तो 5। बात समझ में आ रही है आपको। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 2 एकम में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस c है तो c = 5 है तो 5। बिरादर को बिरादरी के पास भेजेंगे। ये भी अचर पद है और ये भी अचर पद है। अचर पद की तरफ जाएगा। ये यहाँ पे कोई चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ प्लस मानते हैं। प्लस जैसे ही अपने पक्ष का परिवर्तन करेगा तो उसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए। ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो c बराबर क्या आएगा 5 - 2, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे c का मान ले जाएगा समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, जिससे हमें सारी वैल्यू क्या हो जाएगी ज्ञात हो जाएगी। c का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लीजिए कि चौथा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 3 था। समीकरण 4 क्या है 3c + d = 3। ठीक है, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह आया तो गुणा लगा देते हैं। c की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, c की वैल्यू क्या है 3, तो c की जगह क्या रखेंगे 3 + d है तो d। गुणा कर लेंगे, 3 का 3 बार पढ़ा पड़ेंगे क्या आएगा 9 आएगा। फिर सजाती पद के पास जाएगा, मतलब कि अचर पद के पास जाएगा। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 13 - 9, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा घटा देंगे क्या आएगा 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं a का मान कितना आया 1 आया है, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, उसको भी देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 3 × 3, मतलब कि पंक्ति भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी क्या है 3 है, कि एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनका प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। मतलब प्रविष्ट का मतलब होता है भरने का तरीका। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है भरने का तरीका। तो सबसे पहले हम 3 × 3 की एक कोटि बना लेते हैं आव्यूह की। तीन गुणे 3 का मतलब क्या कि पंक्ति भी 3 रहेंगे और स्तंभ भी क्या रहेंगे 3। यहाँ बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक डब्बा बना लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति कितने हैं 3, एक पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं 3, दिख रहा है आपको। मगर हमें भरने के लिए क्या कह रहा है, हमें 0 भरना है और 1 भरना है। इसी से हमें भरना है और बताना है कितने आव्यूह बन सकते हैं। या तो हम सब में 0 भर दें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, या तो हम ऐसे भर, या हम कुछ ऐसे भी भर सकते हैं 0 0 1
1 0 0 1 0 0 कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। तो हम कितने अवयव को बना सकते हैं ये हमें पता करना है। तो अब हम कैसे इसको पता करें, आसान तरीका इसका ये है कि हमारे पास संभव घटना कितनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 डब्बे हैं और हमें भरने के लिए केवल 2 ऑप्शन है। भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 2, 0 और 1। या तो हम इसमें 1 भर सकते हैं या तो 0 भर सकते हैं। इसमें भी या तो हम 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। इसमें भी हम या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। इसी तरह सब खाने में हमारे पास ऑप्शन कितने भरने के तरीके के? 2, ठीक है। तो इसमें भी मान लीजिए हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं। इन सभी खानों को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके, ठीक है। तो अब जितने तरीके से भर सकते हैं बस उतने का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो इसको इरेज कर दीजिए। कितने तरीके से भर सकते हैं? सब खानों को, सभी खानों को हम 2-2 तरीके से ही भर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास खाने कितने हैं? 3 3 6 और 3 9। तो सभी खानों को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से भर सकते हैं। और सभी खानों में कितनी संख्या है? 9। तो अब उतना जितने तरीके से हम भर सकते हैं और उतने खानों की संख्या का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी संख्या है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या कितनी है खानों की? 9। अब 2 का 9 बार हम गुणा करेंगे तो कर लीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 और 64 दूना के 128, 128 दूना के 256, 256 दूना के 512। तो कितने अवयव तैयार हो सकते हैं? 512। अब मान लीजिए दूसरा तरीका, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं 0 1 2 भरने के। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 3 भरने के। कितने ऑप्शन है? 3। तो अब सब खानों में हम 3 तरीके से भर सकते हैं। सब खानों में हमारे 3 ऑप्शन मिलेंगे भरने के लिए। तो अब 3 का हम कितनी बार गुणा कर देंगे? 9 बार कर देंगे। तो जो आंसर आएगा जितना आंसर आएगा वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर वाला। यदि हमारा प्रविष्टि की संख्या क्या दिया रहे? 0 दिया रहे, 1 दिया रहे, 2 दिया रहे, तो इस प्रकार से हम करेंगे। जितने हमारे पास ऑप्शन होंगे भरने के, जितने तरीके होंगे उतना से हम गुणा, जितना हमारे पास डब्बे होंगे, जितनी हमारी कोठियां होंगी उतना बार गुणा करने पर जो हमें अंक प्राप्त होगा उसी को हम क्या करते हैं कि उतने हमारे पास अवयव तैयार होंगे, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।